अलाइव, बर्फीली कब्र में जिंदगी की जंग, 70 दिनों तक मौत से लड़ाई। 1972 की एक ठंडी अक्टूबर की दोपहर, उरुग्वे की हंसी खुशी से भरी एक रग्बी टीम, उनके परिवार और दोस्त, कुल 45 लोग, एक छोटे से चार्टर्ड विमान फेयरचाइल्ड FH-227 में सवार होकर मोंटेवीडियो से सैंटियागो, चिली की ओर उड़े। ये नौजवान थे ओल्ड क्रिश्चियंस रग्बी क्लब के खिलाड़ी, जिनके दिलों में सपने थे, आंखों में चमक थी और हवाओं में आजादी का जश्न। लेकिन किसे पता था कि यह उड़ान उनकी जिंदगी का सबसे भयानक और प्रेरणादायक अध्याय बनने वाली थी। यह कहानी है साहस की, बलिदान की और उस इच्छा शक्ति की जिसने बर्फीली कब्र में भी जिंदगी की लौ जलाए रखी। 13 अक्टूबर 1972 विमान एंडीज पर्वतों की ऊंची बर्फीली चोटियों के ऊपर उड़ रहा था। घने बादल और तेज हवाएं पायलटों को परेशान कर रही थीं। अचानक एक गलत अनुमान ने सब कुछ उलट पुलट कर दिया। विमान एक चट्टानी छोटी से टकराया, पंख टूट गए, धड़ 2 टुकड़ों में बंट गया और वह बर्फीली ढलान पर फिसलता हुआ रुक गया। हंसी मजाक से भरा वह विमान पलक झपकते ही मलबे का ढेर बन गया। दुर्घटना में 12 लोग तुरंत मारे गए, बाकी बचे लोग घायल थे, सदमे में थे और -30 डिग्री की हड्डियां जमा देने वाली ठंड में फंस गए। चारों ओर सिर्फ बर्फ थी, न पेड़, न पानी, न कोई जिंदगी का निशान। विमान का रेडियो खराब था और उनकी लोकेशन इतनी दूर थी कि बचाव दल को उनका पता लगाना असंभव था। लेकिन इन नौजवानों ने हार नहीं मानी। उनके भीतर एक आग थी, वे जिंदा रहना चाहते थे। पहले कुछ घंटे भयानक थे, घायलों की चीखें सन्नाटे को चीर रही थीं। रग्बी टीम के कप्तान मार्सेलो पेरेज ने हिम्मत बटोरी और बचे लोगों को एकजुट किया। उन्होंने विमान के मलबे को एक आश्रय में बदला ताकि ठंडी हवाओं से कुछ राहत मिले। मलबे में मिला थोड़ा सा खाना, कुछ चॉकलेट, बिस्किट और शराब की बोतलें बच्चों में बांट लिया गया। लेकिन यह खाना कुछ ही दिनों में खत्म हो गया। रातें सबसे डरावनी थीं। ठंड इतनी थी कि लोग एक दूसरे से चिपक कर सोते, फिर भी सुबह तक कई और जानें चली गईं। नंदो पर्राडो, एक रग्बी खिलाड़ी, ने इस हादसे में अपनी मां को खो दिया। उनकी छोटी बहन सुसाना गंभीर रूप से घायल थी। नंदो ने अपनी बहन को अपने पास रखा, उसे गर्म करने की कोशिश की, लेकिन कुछ दिनों बाद सुसाना ने भी दम तोड़ दिया। नंदो का दिल टूट गया, लेकिन उनके भीतर एक जिद जागी। वह अपने पिता के लिए जिंदा लौटना चाहते थे। दिन बीतते गए, भूख अब असहनीय हो चुकी थी। 10वें दिन मलबे में लगे एक छोटे रेडियो से खबर आई कि बचाव अभियान बंद हो चुका है। दुनिया ने उन्हें मृत मान लिया था। भूख और ठंड अब उनके सबसे बड़े दुश्मन थे। तभी बचे लोगों ने एक ऐसा फैसला लिया जिसके बारे में सोचना भी उनके लिए दर्दनाक था। लंबी बहस, आंसुओं और नैतिक उलझनों के बाद उन्होंने मृत साथियों के शरीर खाने का निर्णय लिया। यह सिर्फ भूख मिटाने का सवाल नहीं था, यह जिंदगी और मौत का सवाल था। कई ने इसे अपने विश्वास और नैतिकता के खिलाफ माना, लेकिन कुछ ने कहा, हमारे मृत साथी चाहते होंगे कि हम जिंदा रहें। यह फैसला उनके लिए एक भावनात्मक यातना था, लेकिन इसने उन्हें जीवित रखा। वे छोटे-छोटे टुकड़े काटते, आंखें बंद करके निगलते और अपने आप से वादा करते कि वे इस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। जब लगने लगा कि हालात और खराब नहीं हो सकते, एक नया संकट आया। 30 अक्टूबर को एक भयानक हिमस्खलन ने उनके आश्रय को दबा दिया। 8 और लोग मारे गए और बाकी लोग बर्फ में दब गए। कई घंटों तक वे बर्फ के नीचे फंसे रहे, सांस लेने के लिए जूझते हुए। आखिरकार कुछ ने खुद को और दूसरों को बाहर निकाला, लेकिन यह हादसा उनकी हिम्मत को और तोड़ गया। फिर भी इन नौजवानों ने हार नहीं मानी। रॉबर्टो कनेसा, एक मेडिकल छात्र, ने घायलों की देखभाल शुरू की। उसने सुई धागे से घाव सिए और बर्फ को पिघलाकर पानी बनाया। नंदो और रॉबर्टो ने मिलकर बचे लोगों को प्रेरित किया। वे कहते, हम यहाँ से निकलेंगे, हम जिंदा लौटेंगे। 70 दिन बीत चुके थे। ठंड, भूख और निराशा ने बचे लोगों को तोड़ दिया था, लेकिन नंदो पर्राडो और रॉबर्टो कनेसा ने एक आखिरी जुआ खेलने का फैसला किया। वे मदद की तलाश में बर्फीले पहाड़ों में निकल पड़े। उनके साथ तीसरा साथी टिनटिन भी था। उनके पास न नक्शा था, न सही उपकरण, सिर्फ मृत साथियों के शरीर से बना मांस और कंबल थे। वे नहीं जानते थे कि सभ्यता कितनी दूर है। यह एक आत्मघाती मिशन था, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। नंदो और रॉबर्टो ने बर्फीले रेगिस्तान में 10 दिन तक भटकते हुए, खड़ी चट्टानों पर चढ़ते और भूख ठंड से जूझते हुए एक असंभव यात्रा की। उनके जूते घिस चुके थे, पैरों में छाले पड़ गए थे और हर कदम पर मौत मंडरा रही थी। लेकिन एक दूसरे का साथ उनकी हिम्मत बनाए रखता था। नंदो बार बार अपने पिता का चेहरा याद करते और यह सोचकर आगे बढ़ते कि वह उनके लिए जिंदा लौटना चाहते हैं। 22 दिसंबर 1972, 10वें दिन नंदो और रॉबर्टो एक घाटी में पहुंचे। वहां दूर उन्हें एक चरवाहा दिखा। वह पल उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। नंदो ने अपनी आखिरी ताकत लगाकर चिल्लाया और चरवाहे ने उन्हें देख लिया। चरवाहे ने स्थानीय अधिकारियों को सूचना दी और जल्द ही हेलीकॉप्टर बाकी बचे लोगों को बचाने के लिए रवाना हुए। जब बचाव दल विमान के मलबे तक पहुंचा
तो 16 जीवित बचे लोगों को देखकर हैरान रह गया। ये वे लोग थे जिन्हें दुनिया ने 70 दिन पहले मृत मान लिया था। उनकी हालत देखकर बचावकर्मी रो पड़े। पतले, कमजोर, लेकिन जिंदा। उनकी आंखों में अभी भी आशा की चमक थी। अलाइव सिर्फ एक उत्तरजीविता की कहानी नहीं है, यह मानव की एकजुटता, बलिदान और उस जिद की कहानी है जो सबसे काले अंधेरे में भी जिंदगी की लौ जलाए रखती है। इन 16 नौजवानों ने न केवल प्रकृति से, बल्कि अपने भीतर के डर, शर्म और नैतिक सवालों से भी लड़ाई लड़ी। नंदो और रॉबर्टो की 10 दिन की यात्रा को आज भी दुनिया की सबसे साहसिक पैदल यात्राओं में गिना जाता है। इस कहानी को पियर्स पॉल रीड ने 1974 में किताब अलाइव द स्टोरी ऑफ द एंडीज सर्वाइवर्स में लिखा, जो बेस्ट सेलर बनी। 1973 में इस पर हॉलीवुड फिल्म अलाइव बनी, जिसने दुनिया भर के दर्शकों को रुलाया और प्रेरित किया। यह कहानी स्कूलों, प्रेरणादायक भाषणों और साहसिक कहानियों में आज भी गूंजती है। एंडीज की बर्फीली चोटियां आज भी वहीं खड़ी हैं, सन्नाटे में डूबी, नए साहसी लोगों की प्रतीक्षा करती हुई। लेकिन उन चोटियों में गूंजती है उन 16 नौजवानों की कहानी, जिन्होंने मृत्यु को हराकर जिंदगी को गले लगाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब सब कुछ खत्म लगे, तब भी एकजुटता, हिम्मत और आशा हमें बचा सकती है।